हेलो देयर, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री टॉपर्स अकेडमी। आई होप आपकी जेआरएफ की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और आप जानते हैं लगभग हमने 90% टू 95% जो भी सॉइल साइंस से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो कवर कर लिया है। पिछले वीडियो के अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के हिस्से के रूप में ही हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 45 के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जाना था, और साथ में मोलैरिटी, मोलैलिटी, सॉल्युबिलिटी, इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने पिछले वीडियो में जाने थे। तो आज इस और साथ में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी बात करी थी, तो रेडियो एक्टिविटी से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी का ही एक हिस्सा हम कह सकते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स जो हम कहते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स का किस तरह से एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट है जो कि डीके दास, जो आपने बुक जानते होंगे, आपने ये नाम जरूर सुना होगा इस किताब को, बहुत बेसिक किताब है सॉइल साइंस से रिलेटेड। तो उस बुक के अंदर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, रेडियो आइसोटॉप्स। तो उसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। साथ में एक न्यूमेरिक एक क्वेश्चन भी जो पिछले साल आया है रेडियो आइसोटॉप्स के ऊपर, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज का जो प्राइमरी फोकस रहेगा, जो मेन टॉपिक है आज स्टडी करने वाला, वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के ऊपर हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है। एक ना एक नहीं, इवन मैं कहूंगा दो से तीन क्वेश्चन हमेशा पेस्टिसाइड के ऊपर आ रहे हैं। पिछले साल भी आए थे और उससे पिछले साल भी आए थे, तो ऑफकोर्स इस साल भी, मतलब आने वाला जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो इसके बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सभी मैंने यहाँ पे गैदर करने की कोशिश की है। आई रियली होप ये आपके लिए जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमने रेडियो आइसोटॉप्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी, जो कि था हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का एक फॉर्मूला मैंने कहा था याद रखना है हमेशा दिमाग में, कि हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.2303 अपॉन के इंटू लॉग टू। अब ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो इतना जरूर याद रखना है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह का फॉर्मूला काम में लेते हैं, 0.693 अपॉन के। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, एक नोट पॉइंट लगा के दिमाग में हमेशा याद रखना है, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर वाली हो तो उस कंडीशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी फॉर्मूला यहाँ बन जाता है ए अपॉन टू के। ए अपॉन टू के दो फॉर्मूले हमें टी हाफ के याद रखने होते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो यही है। इसमें इसके ऊपर ही एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें, एक नोट पॉइंट बना के यहाँ पे एक थ्योरी पॉइंट दिया गया था जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डीके रेट, डीके रेट के ऊपर ये जो फॉर्मूला है, डीके रेट पे ये जो फॉर्मूला है, एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा टी, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं और जनरली यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। और इससे रिलेटेड हाफ लाइफ पीरियड का जो कंप्लीट फॉर्मूला है ये तो आपने याद कर ही लिया था। और एवरेज लाइफ के ऊपर मैंने आपको कहा था ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि एवरेज लाइफ के ऊपर पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एवरेज लाइफ को एक तरह से टॉर्क दिया हम कह सकते हैं, ये वाला जो साइन होता है इस साइन से रिप्रेजेंट करते हुए टी हाफ के अपॉन में 0.693 याद रखना है। तो टी हाफ का खुद का फॉर्मूला क्या है, 0.693 अपॉन के। अब 0.693 वाला ये जो कांस्टेंट याद किया है, ये हमें टी हाफ में अगर डिवाइड में लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज लाइफ मिल जाएगी। एवरेज लाइफ होती क्या है, तो टोटल लाइफ ऑफ स्पान ऑफ ऑल पार्टिकल्स अपॉन में टोटल लाइफ स्पान, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उनमें से सभी की अपनी क्या लाइफ है, तो उस हिसाब से एवरेज लाइफ का भी फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। ओके। और अगर हम बात करें आईसीआर में जो एग्जाम आया, में जो क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा ही दिया था। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया है 2022 का। पिछले साल का पेपर 2023 का था, तो 2022 में भी टी हाफ के ऊपर क्वेश्चन आया था। और क्या है क्वेश्चन, आप पहले पढ़ लेते हैं चलिए। तो इफ द टी हाफ इज 46 डे, हमें बता रखा है कि कोई सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 46 डेज दे रखा है। और हाउ मच ऑफ दिस मटेरियल विल बी लेफ्ट फ्रॉम वन मोल, यानी एक मोल में से कितना हिस्सा बचेगा आफ्टर द 184 डेज। यानी कोई सब्सटेंस पड़ा है जो कि मान लेते हैं 1 मोल है, और वो 184 दिन बाद कितना शेष बच जाएगा ये हमसे पूछा गया है ना। तो कैसे निकालेंगे हम ये कि इसका कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें चीज दिमाग में याद समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले लगाने शुरू करें, एन बराबर एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो वहाँ हमें लेमडा नहीं मिलेगा, है ना। लेमडा के लिए हमें फिर टी हाफ का काम में लेना पड़ेगा, कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। दिमाग में ये फॉर्मूला तो फिक्स है। मान लेते हैं यहाँ से लेमडा निकाल लिया हमने, फिर उसको एन इज इक्वल्स टू एन जीरो ई की पावर लेमडा टी वाला जो फॉर्मूला है वहां पुट करना और उसकी कैलकुलेशन करना दिक्कत हो सकती है। सिंपली हम अगर थोड़ा सा फॉर्मूलामेटिक हटते हुए नॉर्मल अगर सोचें कि भाई हाफ लाइफ पीरियड अगर 46 डेज है और 184 डेज, 46 और 184 में कुछ, 46 और 184 में कुछ रिश्ता आपको समझ आ रहा है।
आप मैथमेटिकली अगर थोड़ा सा शार्प हैं तो आपको ये समझ आ रही होगी बात कि 46 इंटू 4 करें अगर अपन, तो फिर वो 184 होगा। यानी 4 हाफ लाइफ पीरियड अगर निकल जाए, एक बार 46 दिन निकले, फिर अगले 46 दिन निकले, फिर अगली बार 46 दिन, फिर अगली बार 46 दिन, तो ये ओवरऑल कितने हो गए? 184 डेज हो गए, है ना। यानी 4 हम कहें हाफ लाइफ पीरियड निकलेंगे तब जाके हम देख सकते हैं पूछा है कितना मटेरियल बच जाएगा। तो फिर दिमाग में ऐसे कर लेते हैं, 1 मोल था, पहला हाफ लाइफ पीरियड निकला तो कितना हो गया बचा? आधा मोल। अब आधे मोल के बाद फिर से एक हाफ लाइफ पीरियड निकला तो वो सवा यानी 0.25 बच गया। ये बात समझते हैं, आधे का भी आधा यानी 0.25 बच गया। अब इस 0.25 का भी आधा हो जाना चाहिए क्योंकि एक और लाइफ पीरियड जा रहा है, यानी 4 लाइफ पीरियड जा रहे हैं, तो 0.125 आई थिंक इतना बनेगा, है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है। तो आंसर क्या बना? 0.125। इस तरह से ये एग्जाम्पल बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कोई भी ऑप्शन जो है वो रिलेटेड नहीं है 0.125 से, है ना। तो इस वजह से आंसर की के अंदर कोई भी आंसर नहीं आया, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया ड्रॉप। ड्रॉप क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सभी गलत थे। आंसर इसका क्या बनना चाहिए? 0.125 बनना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आया था और हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। इन केस जब आप भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल रह सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने रेडियो एक्टिविटी की बात तो कर ली। अब कुछ एलाइन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसके ऊपर अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और हो सकता है पूछे ना भी जाए, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा है तो हमें पढ़े हुए तो जरूर होने चाहिए कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनटू द कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। अब कितनी एनर्जी बाहर से दी जाए कि ये न्यूक्लियस फट जाए, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए जो आपको एनर्जी देनी है उसे हमने क्या कहा है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहा है। समझ में तो आ गई होगी बात कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांधे रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर उतनी ही एनर्जी आप बाहर से कोई और दे देंगे तो ये सारे पार्टिकल अलग हो सकते हैं। जितनी एनर्जी पकड़ के बैठे हैं उतनी एनर्जी बाहर से मिल जाए तो ये अलग भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसे डिफाइन करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो न्यूक्लियस को इस तरह से सारे अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे आप कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आपको पता होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था फॉर्मूला। तो वैसे ई एम की जगह यहाँ से डेल्टा एम कह देते हैं। द डिफरेंस इन द मास इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास है डेल्टा एम है, ये डेल्टा एम क्या है? तो डेल्टा एम यहाँ पे एक कहते हैं करेक्शन मास के रूप में समझते हैं ऐसे कि जब हम रिएक्शन से पहले देखें किसी चीज का मास कितना है और रिएक्शन होने के बाद कितना मास है, तो मास के अंदर जो डिफरेंस आ जाते हैं। समझ आई बात? मान लेते हैं न्यूक्लियस जो है पहले हमने जब नापा उसका भार किसी टेक्निक का काम में लेते हुए अगर देखा तो वो मान लेते हैं 5 AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन जब उसको बाइंडिंग एनर्जी, सारे पार्टिकल अलग अलग हो गए, सारे पार्टिकल अलग अलग होने के बाद सारों को मिला के जोड़ा, तब सारों का अलग अलग पार्टिकल्स का भार नापा, सबका अलग अलग निकाल के जोड़ के भार नापा, तो मान लेते हैं वो 6 आ गया, 6 AMU आ गया। समझ आई बात? सब इकट्ठे हो रखे थे तब मास अलग आया, सारे अलग अलग हो गए, उसको सारों को जोड़ के एक हिसाब लगाया मास का तो वो अलग आया। तो इनकी मास में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को भी हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन कुछ अलग इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इस तरह से देखें हम कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ईबी अपॉन ए। ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें एक हम देखें एटॉमिक मास का यानी मास नंबर का अगर डिवाइड लगा दें तो ये जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कही जा सकती है। ईबी अपॉन ए पर न्यूक्लियन, ये पर न्यूक्लियन की है, यानी हर एक पर्टिकुलर एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो ईबी अपॉन ए की जरूरत है। और ग्रेटर देन 20 अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट अगर हम देख रहे हैं मास नंबर 20 से ज्यादा होता है तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से फिक्स हो जाती है, लगभग एक तरह का कांस्टेंट सी देखी जाती है सभी एटम्स के अंदर, जो कि है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इसे याद रखना, मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसे कह सकते हैं। MEGA मेगा, है ना, मेगा भी कह सकते हैं और मिलियन भी कह सकते हैं। तो EB इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू एटॉमिक मास के रूप में इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई किया जाए एटॉमिक मास के अंदर तो हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मिल सकती है। देखो यहाँ डिवाइड में तो लगा रखा है, इस चीज को डिवाइड में लगा रखा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू बन रही है ना। तो इस तरह से बताया द टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखिए ना तो किसी एग्जाम में कभी आया है और मुझे लगता है ना कभी एग्जाम्स में आएगा, पर दिमाग में हमें एज अ कोर्स का हिस्सा होने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, इसे दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है 14.1 A माइनस
13 a की पावर 2/3 माइनस 0.6 जेड स्क्वायर अपॉन a की पावर 1/3। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला नया सा कुछ बन रहा है, कभी ना एग्जाम में आया है ना कभी आएगा, लेकिन बुक्स का हिस्सा है, तो हमारी नजर में जरूर होना चाहिए कि भाई गलती से आ गया। अभी आएगा तो सारे अलग से जरूर नजर जरूर आ जाएगा कि फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिख जाए तो हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये याद रखिएगा इक्वेशन 14.1a माइनस 13 एक पावर 2/3 0.6 जेड स्क्वायर a अपॉन 1/3। ओके, तो इसे भी हमें याद रखना है। 1 AMU of mass is equivalent to the 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। एक एटॉमिक मास यूनिट है ना, मास यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एटॉमिक मास यूनिट अगर हम रिप्रेजेंट करें, वैसे वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है अगर आपको पता हो तो ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड के रूप में बताते हैं। जैसे कार्बन होता है, जो 6 कार्बन 12 होता है, उसका पर्टिकुलर जो भार है उसे कभी एक AMU के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना समझते हैं कि कोई एटम है, उसका मास अगर 1 AMU है तो उसके अंदर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो वो याद रखना है हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 याद रखना, 931 एग्जाम में ऑप्शन में मिल सकता है। ओके, और पर मोल के हिसाब से अगर स्थिति देखें तो ये भी डाटा जो है मेरे ख्याल से मैंने जो DK दास किताब है उसमें से निकाला है, तो उससे भी ये डाटा अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना है हमें। वैसे कहीं और ऑथेंटिकली मैंने नहीं देखा, जैसे कहीं IEEE में नहीं लिखा या कोई दूसरी जगह इंटरनेट वगैरह पे भी मैंने चेक किया, ये डाटा और तो कहीं नहीं मिला है, लेकिन भाई DK दास में दिया गया है तो हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। दिमाग में रखना है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 2.31 into 10 to the power 10 कैलोरी पर मोल। कैलोरी पर मोल के रूप में भी ऐसे याद रख सकते हैं किसे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेडियो आइसोटॉप्स, जो मैं कह रहा था कि इस वीडियो के अंदर हमें आगे की चर्चा करनी है रेडियो आइसोटॉप्स की। रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं ये बात जानते होंगे आप कि भाई पर्टिकुलर अगर कोई एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसको काम में लेकर हम किसी पौधे के अंदर कोई होने वाली रिएक्शंस को देख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑक्सीजन लिया है जो रेडियो एक्टिव टाइप का है, जो रेडियो आइसोटॉप है, उसको हम अगर पौधे के अंदर घुसाएं तो पौधे में जहां जहां ऑक्सीजन की रिएक्शंस हो रही है, हमारे को उन रिएक्शंस में हमारा ये बंदा, हमारा ये एजेंट जो एक तरह का रेडियो एक्टिव है, ये जो रेडियो आइसोटॉप है, वो उसकी जांच हम कर सकते हैं कि भाई हाँ ये इस तरह की रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। तो ये तरह के ट्रेसर एलिमेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी ट्रैक कर सकते हैं हम इनसे कि किसी पार्ट के अंदर, पौधे के अंदर या किसी तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं। तो मेन यूज आपको समझ आ गया कि रेडियो आइसोटॉप्स का यूज क्या होता है ना। आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में भी इनका काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में न्यूट्रिएंट किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हमारे न्यूट्रिएंट हमारे नोन है, हमें पता है कि नॉर्मल किसी तरह के न्यूट्रिएंट से किस तरह से हमारा आइसोटॉप अलग है, तो उस अलग आइसोटॉप की जांच हम कर सकते हैं। तो उसे हमें पता होना चाहिए, इसे कह रहे हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है फ्रॉम सॉइल टू रूट्स एंड देयर अदर ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो रहा है, तो इस सब की जांच कर सकते हैं हम रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स आर ट्रेस्ड इन द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ द रेडियो ऑटोग्राफ्स। किस तरह से, रेडियो ऑटोग्राफ भी या रेडियो ऑटोग्राफी इस तरह से हम जो बोलेंगे वो इस तरह की टेक्निक ही है। रेडियो आइसोटॉप को काम में लेना ही रेडियो ऑटोग्राफी है, और साथ में रेडियो ऑटोग्राफ क्या है, इस तरह के रेडियो आइसोटॉप्स को ही रेडियो ऑटोग्राफ कह सकते हैं। डन, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द absorption of phosphorus by the plants from the phosphate in the soil और phosphatic fertilizer tagged with P32, phosphorus 32 जो है काम में लिया जाता है, has been successfully followed out by the रेडियो ऑटोग्राफ। रेडियो ऑटोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट योगदान याद रखना है फास्फोरस 32 का, 32 का याद रखिएगा। ओके, फास्फोरस 32 के अगर आपने कभी 12th क्लास में DNA वगैरह के टेस्ट, जो DNA की खोज हुई थी उस दौरान आपने अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, तब भी आपको पता होगा कि वहाँ फास्फोरस इस्तेमाल किया गया था P32, है ना। वहाँ पे एक तरह का बैक्टीरियोफेज होता है, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, इतनी मुझे ऐसे याद आ रहा है। चलो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिला के मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, फास्फोरस 32 एक इंपॉर्टेंट आइसोटॉप होता है जो कि एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेडियो ऑटोग्राफी क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेगोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं शॉर्ट में, इज अ साइंस ऑफ लोकलाइज द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इस तरह की जांच जो है वो रेडियो ऑटोग्राफी कही जाती है। ओके, कुछ रेडियो आइसोटॉप्स मैंने अलग से बुक में देख देख के यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे कि कार्बन 14, सल्फर 35, Fe59 और
स्ट्रोंशियम जो 90 है, इस तरह के 4 एलिमेंट हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड है, यानी इनका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, उनमें रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, और कितने ओल्डर हैं, कितने यंगर फ्रैक्शंस हैं, तो इन सब की जांच के लिए इस तरह के रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक बात ये भी याद रखनी है कि सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम 24, पोटेशियम 42, देखो ये आगे पीछे हो रहे हैं 2442 है ना, तो सोडियम और पोटेशियम जो है आर यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ कैटायंस ऑफ द प्लांट। किस तरह से कैटायंस का रिलीज किस तरह से होता है, तो इस तरह में सोडियम और पोटेशियम का क्या रोल है, तो ये सब इन तरह के आइसोटॉप्स के काम में लिए जा सकते हैं। सिंपल एक्यूरेट कॉस्ट इफेक्टिव सीएसी जो है वो कैल्शियम 45 से निकाली जाती है। फास्फोरस की दो अभी मैंने आपको बात कर रहा था, 32 और 33 ये दोनों हैं, और साथ में सल्फर 35 भी। और सी एफ जिसको हम कह रहे हैं 272 आर यूज्ड इन सॉइल फिजिक्स, इसे भी याद रखिएगा, सॉइल फिजिक्स में काम में लेते हैं। और साथ में ये बताया कि ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द आयन कंसंट्रेशन इन द राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर में कितने आयंस हैं, इसका कंसंट्रेशन के लिए भी इस तरह से फास्फोरस 32 वगैरह आइसोटॉप काम में लिए जाते हैं। एक जो एग्जाम में आईसीआर 2023 में पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया था। अब देखिए कंटेंट क्या है, कंटेंट ये है जिसके अंदर आपको इस तरह के नाम बताए गए हैं, जो हमारे डी के दास किताब है उसके अंदर हमने पढ़ा, लेकिन एग्जाम में कुछ नया ही आ गया। मतलब एग्जाम में ये ऐसे आइसोटॉप्स आए हैं या ऐसे स्पेसिफिकली एलिमेंट्स आए थे जो हमने जनरली हमें सिलेबस में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये सॉइल वाटर कंटेंट वाला जरूर मैंने आपको एम्ब्रेशियम और बेरिलियम जरा जरूर बताया था, सॉइल मॉइस्चर जब हमने मेजरमेंट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। लेकिन बाकी सारे जैसे सीपीज में सीजियम 135 का इस्तेमाल, सॉइल सैलिनिटी में कार्बन 13 का इस्तेमाल, सॉइल एग्रीगेशन में क्लोरीन 36 का इस्तेमाल, और बीडी यानी बल्क डेंसिटी के निकालने में हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूट्रियम का इस्तेमाल, ये सारे बाकी सारे कहीं भी मेंशन नहीं किए गए हैं। मतलब जितना मेरा पास नॉलेज है, जितना मैंने अब तक पढ़ा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं इस तरह की बुक्स में अब तक पहुंचा नहीं हूँ जहाँ ये चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये कहीं मुझे अब तक मिले नहीं सोर्स के रूप में कि इस किताब में दिया हुआ है तो वहां से क्वेश्चन निकाला गया है। तो लेकिन ये एग्जाम में आया, फिर भी कई बच्चों का ये क्वेश्चन फॉर श्योर सही हुआ। सही क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर देखो इस तरह से आया था क्वेश्चन, मैचअप के रूप में था। मैच द फॉलोइंग में देखो एक भी मैचअप अगर आप पकड़ लें, यानी अगर आपको एक भी चीज पता है, जैसे कि सॉइल वाटर कंटेंट, ये हर बच्चे को पता होगा अगर उसने सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ी है, यानी उसने पता है कि उसे सॉइल वाटर कंटेंट या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए एम्ब्रेशियम और बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं हम, न्यूक्लियर वाला जो हमारा प्रोसेस होता है, राइट, जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले जो प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, हाँ हाँ, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर हमने जैसे बोला था, तो उस तरह की प्रोसेस के अंदर हमने एम्ब्रेशियम और बेरिलियम का इस्तेमाल देखा। तो अगर किसी को एक ही चीज भी याद है, यानी बी का फोर्थ ऑप्शन भी अगर किसी को पता है, तो बी का फोर्थ देखिए, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हम आंसर कर सकते हैं सीधा फर्स्ट, क्योंकि हमें इस बात की श्योरिटी, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कई बच्चों का सही हो गया है। लेकिन बाकी अदर ऑप्शंस नहीं पता थे, लेकिन अगले साल आ सकते हैं, तो अगले साल आ जाए, तो इसलिए पहले ही आपको मैंने यहाँ अलग से लिख के दिखा दी, अच्छे से इनको याद कर लेना। बाकी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो फाइनली इस तरह से अब तक मैंने रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो रिएक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, यूनिट्स थी, क्यूरी, बैक्यूरेल, इस तरह की बेसिक बातें भी बताई, न्यूमेरिकल्स भी बताए, टी हाफ की चीजें भी बताई, तो इस तरह से ये सारा पोर्शन कवर हो चुका है। अब का जो पार्ट है, यानी अब के इस वीडियो के जो 40 मिनट निकलेंगे वो निकलेंगे पेस्टिसाइड पे। एडवाइस आपको दूंगा कि ये देखो, ये पेस्टिसाइड का जो भी टॉपिक है ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है। यहाँ तक की कहानी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पेस्टिसाइड से पहले के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको रिवाइज करते चलिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा फाइट कर पाएंगे। क्योंकि ये तो एक दो क्वेश्चन आएंगे पेस्टिसाइड, और हम देखें अदर जितना भी जनरल एग्रीकल्चर को अगर हम सेपरेट करें तो मुश्किल से 15, या हम देख सकते हैं मैक्स टू मैक्स 20, 15 से सारे मिला के कह रहा हूँ, जनरल एग्रीकल्चर भी, बायोकेमिस्ट्री भी, पेस्टिसाइड्स वाले क्वेश्चन भी, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी, ये सारे अलग इधर उधर बिखरी हुई चीजें जो हैं वो सारी मिला के मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो 100 क्वेश्चन आते हैं मेजर पार्ट होता है वो सॉइल साइंस का ही होता है, और वो सॉइल साइंस मैंने 100% आपके लिए कवर कर ली है अब तक के वीडियोज में। उन वीडियोज को वापस देखना चाहें तो ठीक, नहीं देख पाए तो आपके नोट्स बने होंगे, पीडीएफ आपको रेगुलर अवेलेबल मिल रही होंगी, तो उन पीडीएफ को बार बार रिवीट कर लें। कहीं अगर इस तरह से हाइलाइट्स दिए हैं मैंने तो उसका कोई रीजन है, ऑफकोर्स उन हाइलाइट्स को अच्छे से याद कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछले साल जो कुछ चीजें आ जाती हैं वो नेक्स्ट ईयर फिर आ जाती हैं, तो इसलिए उन्हें भी अच्छे से याद रखना है। डन। अब बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट अगर हम कवर करें तो वो है पेस्टिसाइड्स इन देयर क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बायो पेस्टिसाइड एंड बोटानिकल पेस्टिसाइड।
तो पेस्टिसाइड का जो टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि पेस्ट क्या होता है। और पेस्ट मुझे लगता है हर बच्चा जानता है कि पेस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच किल अस पेस्ट। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज पहुंचाता है उसको हम पेस्ट कह देते हैं, है ना। पेस्ट को जरूरी नहीं है कि इंसेक्ट ही हो, पेस्ट को जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मकड़ी ही हो, है ना। तो कहने का मतलब या कोई और अदर ऑर्गेनिज्म ही हो, स्पेसिफिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप को डैमेज पहुंचाता है उसको हम कह देते हैं पेस्ट। और ऐसे सब्सटेंस जो पेस्ट को किल करते हैं उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ये आप बात समझते हैं। तो सिंपल सी सोबर सी डेफिनेशन जो हर इंसान जानता है कि पेस्टिसाइड इज अ सब्सटेंस व्हिच किल्स अ पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा और खींच के अगर बोलें, लंबी डेफिनेशन बोलें, तो वो इस तरह से हो सकती है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मिक्सचर जो प्रिवेंट करे, डिस्ट्रॉय करे, रिपेल करे, मिटिगेटिंग इफेक्ट दिखाए किसी इंसेक्ट पर, रोडेंट पर, निमेटोड पर, फंगस पर, वीड पर, या किसी भी अदर एक्वेटिक एनिमल या प्लांट एनिमल पर, वायरस पर, या किसी भी तरह की बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, या हम कह सकते हैं इंसान या एनिमल्स पर। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डैमेज पहुंचा सकता है क्रॉप को, उन सभी से निपटने का, उन सभी से या फिर स्पेसिफिकली सबसे अलग अलग रूप में निपटने के लिए जो भी सब्सटेंस काम में ले रहे हैं हम, उनको हम पेस्टिसाइड कह सकते हैं। which the administrator declares to be pest, and any substance or mixture or substance indicated intended for the use of plant regulator, defoliant or desiccant is known as pesticide। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सार समझ में आना चाहिए। सार वो यही है कि पेस्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन किल अ पेस्ट। ओके, और हम बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है पेस्टिसाइड्स को, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, किस तरह से इससे या किसके खिलाफ काम में लिया जा रहा है, किसके अगेंस्ट काम में लिया जा रहा है। जैसे कि बात करें पहला एक्रेसाइड्स की, एक्रेसाइड्स वो हैं जो कि माइट्स और टिक को कंट्रोल करने में काम में लिए जाते हैं। तो ये भी अगर मैचअप में आ गया तो आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है एंटोमोलॉजी का तो आप ये भी गलत कर सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा, एक्रेसाइड्स आर फॉर माइट्स एंड टिक्स। डन। अब ये तो बात जनरल है, बहुत जनों को पता होती है, लेकिन इसके एग्जांपल भी हमें याद रखने हैं। जैसे कि डाइकोफॉल इंपॉर्टेंट है, डीडीटी, कार्बोफ्यूरॉन, फोरेट और क्लोरोपाइरिफॉस और परमेथ्रिन। अब देखिए ये जो लाल कर रखे हैं ये बहुत फेमस नाम है जो मैंने सुन रखे हैं, लेकिन ये वाले नाम मैंने सुन नहीं रखे हैं तो उनको मैंने ब्लैक ही छोड़ दिया, है ना। जैसे कि एज अ सॉइल साइंस, मैंने सॉइल साइंस में अगर देख रहा हूँ इस तरह के नाम हम सुनने में नहीं आते। एंटोमोलॉजिस्ट, अगर आपने एंटोम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ी है तो आपने जरूर ये नाम जरूर सुन रखे होंगे कि एबामैक्टिन, मिल्बेमैक्टिन, फ्लूफेक्सिनोल, मैथाइनोकार्प। इस तरह के जो भी नाम आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं इनको आप एक बार पढ़ लें और याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप भी अगर इस तरह के नाम मेरी तरह याद रखने में फेल हो जाते हैं तो आप इन लाल कलर वाले जो नाम है इनको जरूर याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और जो स्पेशली यहाँ जो हाईलाइट किए गए हैं वो एक स्पेसिफिक किताब, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंसेक्टा। इंसेक्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है एंटेमोलॉजी रिलेटेड टू द जेआरएफ। तो वहां में ये नाम दिया गया है एक्रेसाइड का एग्जाम्पल दिया है डाइकोफोल। तो फिर वहां से ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए जो लाल और पीले कर रखे हैं एग्जाम्पल उनको तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट बीच में घुसा दिए, क्यों? क्योंकि नाम आया यहाँ पे डीडीटी का। अब डीडीटी से रिलेटेड बात ये इंपॉर्टेंट है कि डीडीटी की खोज की गई थी जेडलर 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 ने जेडलर ने की थी, लेकिन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने बताई? पॉल मुलर ने। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले डिस्कवरी हो गई या सिंथेसाइज पहले ही किसने करके दिखाया? जेडलर ने इसे बना के दिखाया, दुनिया की खोज डीडीटी की इसके नाम पर है। लेकिन खोज तो हो चुकी थी, दुनिया में एग्जिस्ट करता था डीडीटी, लेकिन ये इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड को किल कर सकता है। ये बात किसने बताई? पॉल मुलर ने, जो कि स्विट्जरलैंड से थे, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1948 के अंदर। ये बात भी हमें याद रखनी है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स के रूप में आ सकता है, तो हमें जज करना है तो वहाँ इस स्टेटमेंट को सही जज कर पाएंगे तब जब हमें ये इसके ईयर्स भी याद हो, 1948, 1939, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 1925 में ये बताया जाता है कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो कि बताया गया है डाइनाइट्रो कंपाउंड। डाइनाइट्रो कंपाउंड वैसे स्पेसिफिकली ये इंसेक्टा में दिया गया है। इसकी ऑथेंटिसिटी तो मुझे थोड़ी कम लगती है क्योंकि पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में इसे मेंशन किया गया है। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पिछले सालों में आए हैं, तो वहाँ ये थोड़ी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, लेकिन चलिए थोड़ा आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट 1944 के अंदर पैराथियन की खोज हुई थी जो कि
फॉस्फेट हैं। अगर आपको नहीं पता ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है तो अभी जानेंगे थोड़ी देर में। और रिचर्ड कार्सन की एक बुक है जिसे हम कहते हैं साइलेंट स्प्रिंग, वो आई थी 1962 के अंदर। तो ये साइलेंट स्प्रिंग का नाम याद रखना है। बुक्स कई बार एग्जाम में आती हैं, पिछले साल भी आई थी। बुक्स और उनके ऑथर इस तरह के हमें मैचअप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक नाम तो याद रखना है रिचल कार्सन कार्सन का, जो कि है साइलेंट स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है क्योंकि अब डीडीटी की बात कर ली है तो बॉर्डेक्स मिक्सचर की बात कर लें तो वो भी अच्छा होगा, जरूरी होगा, क्योंकि डीडीटी से भी पहले की खोज है बॉर्डेक्स मिक्सचर की। बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और स्लैग्ड लाइम मिलाया जाता है। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, CaOH का हॉल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, इनका एक मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर। ये किसने खोजा था, मिलार्डेट ने खोजा था। ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। मिलार्डेट का पूरा नाम देखो क्या है, बहुत बड़ा नाम है, काम का नहीं है, मिलार्डेटिन, ठीक है। लेकिन 1882 के अंदर इसकी खोज की थी। सबसे पहले हम कहें इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो कह सकते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर है, या स्पेसिफिकली हम कहें तो फंजीसाइड जो है वो कौन है, बॉर्डेक्स मिक्सचर है। उसके बाद स्पेसिफिकली हम कहें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बात करें तो वो हो जाएगा डीडीटी, ठीक है, 1939 के अंदर। और स्पेसिफिकली इससे भी पहले, क्योंकि सिंथेसाइज तो हो ही गया था डीडीटी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज बाद में आई थी तो वो बात अलग है, तो इसलिए हम कहेंगे सबसे पहले फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के रूप में मेंशन किया जाता है वैसे डाइनाइट्रोफॉस। अब ये वाला पॉइंट मेरे को डाउट में है, इसको आप थोड़ा सा अगर कहीं रीचेक कर सकें तो चेक करिएगा, क्योंकि ये वाला डाउट में है। मैं भी कहीं कोशिश करूंगा इसके बारे में थोड़ी और डिटेल निकालने की, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम में आया है पॉइंट वो यही है कि इनऑर्गेनिक फॉर्म अगर कहें तो वॉर्डेक्स मिक्सचर है, ऑर्गेनिक फॉर्म कहते हैं तो डीडीटी बताई जाती है। डीडीटी ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया जाता है जो सबसे पहले खोजा गया था। लेकिन बीच में ये पॉइंट भी घुसा रखा है इंसेक्टा के अंदर की फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड डाइनाइट्रो कंपाउंड है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी और विचार करूंगा, आप अगर हो सकेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट अगर बात करें बरगंडी मिक्सचर की, जैसे बॉर्डेक्स होता है वैसे बरगंडी भी होता है, जिसके अंदर हम कॉपर सल्फेट के साथ अब सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला था, अब सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, तो उसको हम मिक्सचर को बोलते हैं बरगंडी मिक्सचर। मैसॉन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो इसे हमें याद रखना है। ओके, जैसे कि ये ईयर्स रिप्रेजेंट करने का रीजन ये है, जो आपको अगर इसका सोर्स जानना हो तो SK हांडा लिख लीजिएगा। SK हांडा बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पेस्टिसाइड केमिस्ट्री, इस तरह की किताब है। वहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है कि डीडीटी की खोज जो कि इंसेक्टिसाइड है वो सबसे पहले 1939 में हो गई थी। अगर कोई पूछे पहला हर्बिसाइड कौन सा था तो बोलेंगे 2,4-D। याद रखना 2,4-D फेमस नाम है, याद होता है। और वारफेरिन जो है वो पहला रोडेंटिसाइड है, ये भी याद रख लीजिएगा। पहला फंगीसाइड कौन सा है, कप्तान, ठीक है। अब कि कप्तान पहला नहीं कहना चाहिए, सॉरी पहला, क्योंकि पहला फंगीसाइड तो हमने वो बरगंडी मिक्सचर कह दिया, बरगंडी मिक्सचर ही माना जाएगा पहला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जी, याद रखनी है। कॉन्ट्राडिक्ट है, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम कंप्लीट एंटोमोलॉजी का नॉलेज नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी नॉलेज रख रहे हैं, उससे मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है इसको याद करने की कोशिश जरूर करिएगा, आपके लिए एग्जाम में जरूर हेल्पफुल रहेगी। एल्गीसाइड की बात करें जो एल्गी को किल करेगा, तो उसमें एग्जाम्पल आता है कॉपर सल्फेट, आइसोप्रोटीरॉन, जो कि नाम रिपीट हो गया है। आइसोप्रोटीरॉन के बाद हम देखें डायूरॉन, ऑक्सीफ्लोरोफेन और सिमेजिन। तो इस तरह से ये नाम हमें याद रखने हैं एल्गीसाइड के रूप में। नेक्स्ट है एंटीफीडेंट्स। एंटीफीडेंट्स वो होते हैं विच प्रिवेंट एन इंसेक्ट और अदर पेस्ट फ्रॉम फीडिंग, किसी दूसरे इंसेक्ट और उसको फीड करने से रोकता है, तो उसे एंटीफीडेंट्स बोलते हैं। तो उसमें आता है एजाडिरेक्टिन, एजाडिरेक्टा इंडिका, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो एजाडिरेक्टिन यहाँ से नीम से आता है, तो उसको कह रहे हैं एक तरह से। और क्लोर डायमेफ्रॉन और फेंटिन, इस तरह से एंटीफीडेंट के रूप में हमें याद रखने हैं। एविसाइड की बात करें तो एविसाइड में यानी जो बर्ड्स को किल करने में काम आते हैं, तो बर्ड्स को दूर भगाओ या किल करो उनके लिए काम आते हैं हमारे एंथ्राक्विनॉन, जो कि फेमस नाम है, याद रखना है। एंथ्राक्विनॉन इंपॉर्टेंट है, एंथ्राक्विनॉन, फेंथियन और स्ट्राइकनाइन, ये भी हमें याद रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से हमने देखा एविसाइड्स, एंटीफीडेंट्स और एल्गीसाइड। और बैक्टीरियोसाइड जैसे कि हम बात करें तो उसमें नाम इंपॉर्टेंट आते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और साथ में बताया है कैसागुमाइसिन, है ना। तो ये भी अगर याद रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। बर्ड रिपेलेंसी, बर्ड को दूर भगाने में जो काम आते हैं वो है थायराम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डायजोनॉन, मैथ्योकार्प और जीरैम।
तो इस तरह से हमें कुछ नाम याद रखने की कोशिश करनी है बर्ड रिपेलेंट से रिलेटेड। फंगिसाइड, फंगिसाइड बहुत सारे हैं देखिए ना, तो उसमें कई सारे नाम हैं जो फंगस को कर सकते हैं। तो पहला नाम तो बहुत ही फेमस, जो कि सबसे पहला हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म इंसेक्टिसाइड के रूप में, तो या फंगिसाइड सबसे पहला खोजा गया, वो यही होगा बॉर्डेक्स मिक्सचर। फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फिर है आइप्रोडायोन, कप्तान, फेरम, थायरम, जीरम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मैनकोजेब, मनेब, और साथ में साइमोजेनिल, कार्बेंडाजिम, और साथ में थायोफार्नेट, मेथाइल जिनेब। इस तरह के कुछ नाम थे जो मैंने सुन रखे थे। अभी इसके आगे जो ब्लैक हो रखे हैं तो बिल्कुल नहीं सुन रखे मैंने, तो वो सारे नाम भी आप पढ़ लें। मेटीरैम, इस तरह से जो अवेलेबल नाम दिए गए हैं उनको, है ना, एंडीफाइफोसोन, एंडीफेनफॉस, इस तरह के कुछ नाम अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाएँ तो एटलीस्ट ये लाल वाले जो हैं इनको दिमाग में रखना, ये सारे फंगिसाइड्स हैं। बरगंडी मिक्सचर में इसलिए मैंने हाईलाइट करा है क्योंकि ये पिछले से पिछले साल आया था एग्जाम में, तो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको चीज़ थोड़ी सी और दिमाग में बैठने लगेगी। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, आप स्पेसिफिकली याद कर सकते हैं, मैलाथियोन, एंडोसल्फान, एजाडिरेक्टिन, पायरेथ्रिन, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोसल्फान, और मेथाइलोमाइन, डीडीटी, लिंदेन, और डाइक्लोरोफॉस, मोनोक्लोरोफॉस, आइसोप्रोटोलॉन, क्लोरोपाइरिफॉस, साइबरमेथ्रिन और इथियोन। यहाँ तक ही पढ़ूंगा क्योंकि इसके आगे के जो है आप खुद पढ़ सकते हैं, याद रहे तो याद कर सकते हैं और आगे बढ़ें अगर हम, तो ये सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हर्बिसाइड्स की, तो हर्बिसाइड में पहला ही सबसे पहला जो आपको बताया था, ये याद रखने वाली बात है कि पहला हर्बिसाइड एक तरह से 2,4-D हो गया, क्योंकि उस लिस्ट में देखा उस हिसाब से पहला हर्बिसाइड 2,4-D है। नेक्स्ट उसके बाद पेंडामेथिलिन भी होता है, पैराक्वेट भी है, एट्राजिन भी है, और आइसोब्यूटेरॉन भी है, लैक्टोर भी है, सल्फोफायरॉन भी है, ब्यूटाकोर भी है, मेटाकोर भी है। तो इस तरह के अलग अलग सारे काफी नाम दिए गए हैं जो कि रिलेटेड हैं हर्बिसाइड से, यानी हर्बिसाइड, हर्बिसाइड यानी जो वीड्स को किल करते हैं, पौधों को किल करते हैं, तो वो हो गए एक तरह से हर्बिसाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें निमेटिसाइड, जो निमेटोड्स पे काम करते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली नाम इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, वो है मेथाइलिन डाइब्रोमाइड। ओके, और भी इंपॉर्टेंट जो कि नाम ये हो सकते हैं वो है कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोसल्फॉन, मेथाइल ब्रोमाइड, क्लोरपाइरिफॉस, डाइमेथोएट, फोरेट, ट्राइजोफॉस, और इस तरह के अलग अलग नाम जो कि हमें मैथ निमेटोड साइड के रूप में याद रखना है। देखिए काफी ये जो टॉपिक है एक तरह से ऐसा टॉपिक बनता जा रहा है धीरे धीरे, जो आप खुद ही पढ़ ले, मेरे को चुप करा के सिर्फ आगे रीड करते जाएं तो भी आपके लिए आपका टाइम सेव हो सकता है। जहाँ लगे कि हाँ भाई सुन लेना चाहिए इस इंसान को, तो वहाँ सुन लीजिएगा, वरना आप खुद ही इस चीज को पढ़ते पढ़े याद करने की कोशिश करें, आपका टाइम बच सकता है। नेक्स्ट रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड के अंदर वो जो रोडेंट्स यानी चूहों वगैरह को किल करते हैं, उसमें आता है ब्रोमा डायओलॉन। ब्रोमा डायओलॉन का नाम पिछले साल भी आया, 2023 वाले पेपर में आया है। जिंक फॉस्फाइड, लिंदेन, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये इंपॉर्टेंट नाम लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है, तो इनके नाम भी याद रखना है। वारफेरिन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये पहला रोडेंटिसाइड हो गया मेरे हिसाब से, अभी उस लिस्ट में सही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा रोडेंटिसाइड्स क्या है। सिनर्जिस्ट का नाम भी पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया है। देखिए इसीलिए मैंने ये टर्म्स यहाँ रखी है नोट्स के अंदर, ताकि इन टर्म्स के साथ अगर हम फेमिलियर रहें तो नहीं पता कोई चीज तब भी हम तुक्का तो लगा सकते हैं। ये कभी नाम ही नहीं सुना होगा सिनर्जिस्ट, तो हम कैसे गेस करेंगे आंसर, तो इसलिए सिनर्जिस्ट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। विच इनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ अ पेस्टिसाइड टू पेस्ट, मतलब ये खुद एक पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन किसी और पेस्टिसाइड में मिलाएं तो उसकी पावर को बढ़ा देगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट इफेक्ट, मतलब जो उसकी पावर को बढ़ा देता है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, एनहेंस कर देते हैं टॉक्सिसिटी को, बट दैट इज नॉट बाय इटसेल्फ अ टॉक्सिक टू द पेस्ट। यानी कोई हमारे पास पेस्ट है, उसके ऊपर हमने एक सिनर्जिस्ट डाला है तो वो नहीं मरेगा, लेकिन उस सिनर्जिस्ट को किसी पेस्टिसाइड में मिला के डालें तो वो एक उसकी पावर बढ़ा सकता है। तो उसको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, पिप्रानॉइल ब्यूटॉक्साइड। ओके, ये फेमस नाम है तो इसे हमें याद रखना है। सिनर्जिस्ट के बाद नाम है वीरूसाइड का। नाम से समझ आता है जो वायरस पे वर्क करेंगे, वायरस को थोड़ा कम एक्टिव करे या इनएक्टिव कर देंगे, उसमें नाम आता है राइबाविरिन का। राइबाविरिन याद रखना है, रिबाविरिन नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। मिसलेनियस में नाम आते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मेरे को इसलिए याद रखना है, आपको भी याद रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम कहते हैं फ्यूमिगेंट के रूप में काम में लेते हैं, यानी धुआं करके काम में लेते हैं, तो फ्यूमिगेंट में काम आता है, अभी आगे आएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स यानी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से निकाल निकाल के बनाए जा रहे हैं, वो बायोलॉजिकल्स हैं। और म्यूको मोलस्कोसाइड्स, मोलस्कोसाइड्स में नाम याद रखना है मेटल एल्डिहाइड, मेटल्डिहाइड, मेटल्डिहाइड, इस तरह से नाम दे सकते हैं, मेटल्डिहाइड। ओके, तो ये रिलेटेड है मोलस्कन्स में, जिसको हम कहते हैं स्नेल्स एंड स्लग्स जिनको कहते हैं, उनको किल करने में काम आते हैं।
तो भाई इस तरह से हमने कई सारे पेस्टिसाइड्स के बारे में जाना और उनके एग्जाम्पल भी जान ली, यानी ऐसा क्लासिफिकेशन देखा जो किस तरह के ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर रहा है उसके ऊपर बेस्ड था। अब जो पार्ट है वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में फॉर श्योर इस साल आ सकता है। क्या आ सकता है कि 4 टाइप्स बताए हैं टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, कि 4 तरह से पेस्टिसाइड को डिवाइड किया जा सकता है। पहला एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सट्रीमली टॉक्सिक सबसे ज्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक उससे कम, मॉडरेटली टॉक्सिक उससे भी कम, लेस टॉक्सिक। इनके कलर्स याद रखने हैं। सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो उसके ऊपर ठप्पा लगा होगा, यानी उसके जो पैकेट होगा उसके ऊपर हमें रेड कलर का सिंबल मिलेगा। हाईली टॉक्सिक है तो येलो कलर का मिलेगा, मॉडरेटली टॉक्सिक है तो ब्लू कलर का मिलेगा, लेस टॉक्सिक है तो ग्रीन कलर का मिलेगा। आपको ये पता होनी चाहिए बात, ये कलर्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए सिंबल है पॉइजन, लिखा होता है, स्कल बना होता है, ये सिंबल भी याद रखना है। पॉइजन लिखा है, रेड कलर होगा, और स्कल यानी खोपड़ी बनी होती है ना, हड्डियों के साथ में, खतरे का निशान। नेक्स्ट में हाईली टॉक्सिक है तो सिर्फ नीले कलर का ठप्पा होगा और साथ में डेंजर लिखा होगा उस पर। मॉडरेटली टॉक्सिक है तो उसमें पॉइजन लिखा होगा, येलो कलर दिया गया होगा। लेस टॉक्सिक है तो ग्रीन, या उसके ऊपर सिर्फ कॉशन लिखा होगा, ठीक है, सावधान लिखा होगा, कॉशन लिखा होगा। तो इसी से रिलेटेड ये देखो, यहाँ पे टेबल भी रिप्रेजेंट करी है, मैं आपको समझाऊंगा ये, लेकिन ये अभी बातें आप समझ लें। स्कल इसका सिंबल है, पॉइजन भी लिखा होता है, पॉइजन इसके ऊपर लिखा होता है, पॉइजन इसमें भी लिखा है लेकिन येलो कलर का होता है ये, है ना, डेंजर लिखा होता है, और यहाँ कॉशन लिखा होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी है। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ एक और चीज लिखी है जिसे हम कह रहे हैं LD50। ये LD50 क्या होता है? अगर कभी एंडोमोलॉजी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा ये LD50 क्या होता है ना। LD50 एक तरह की टर्म है जिसको हम बोलते हैं मीडियन लीथल डोज। क्या कहते हैं? मीडियन लीथल डोज। इसका मतलब ये हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड डाला जाए, पेस्टिसाइड की ऐसी डोज जो जो पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन को मार सकती है। यानी amount of poison that under control condition will be lethal dose to 50% of larger number of test animals। जो भी आपकी स्पीसीज है जिसके ऊपर आप ये ट्राई कर रहे हो, जिनको मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके पास 100 ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, तो उन 100 में से 50 को किल कर देगी ये डोज। इस पर्टिकुलर डोज को हम बोलते हैं LD50, लीथल डोज बोलते हैं। आई थिंक इसके फुल फॉर्म कह सकते हैं लीथल डोज, है ना। तो LD50 इसे कहा जाता है। तो ये LD50 की वैल्यू इसमें कितनी है एक्सट्रीमली के लिए, यानी 1 to 50 ही है वहां पर। ऑब्जर्व देखो, ये करना है, बात समझने वाली इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक से जैसे जैसे लेस टॉक्सिक तक हम बढ़ रहे हैं, तो LD यानी लीथल डोज 50, जो LD50 जिसको हम कह रहे हैं, इसका नंबर बड़ा होता जा रहा है। तो ये नंबर याद रखना आप, 1 से 50, 501 से 5, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रखा है, इसको इस तरह से देखिए। यहाँ से एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए 1 to 50, हाईली टॉक्सिक के लिए 51 to 500, और मॉडरेट के लिए 500, 1 to 5000, और स्लाइटली टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक जिसे हम कह रहे हैं उसके लिए 5000 से ज्यादा। तो ये नंबर बड़ा होता जाएगा। तो ये नंबर जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रखे हैं, हाँ, इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, लीथल डोज कम होती जा रही है। जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ देखेंगे जैसे कि, तो लीथल डोज कम होती जाएगी। यानी 1 से 50, मात्र इतनी सी डोज भी 50% पॉपुलेशन मार देगी, तो हो गया ना वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इसलिए हम कह रहे हैं टॉक्सिसिटी से रिलेटेड भी बातें याद रखनी है। ओके, ये सिंबल्स मैंने आपको याद कराने की कोशिश की, आई होप आपको याद हो गए होंगे। इसमें डरमेट रूल भी याद बता रखा है, ये कोई काम का नहीं है। मेन बात ये चीजें थी, आपको ये दिमाग में रखनी है। ओके। LD की जैसे ही और भी टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं LC50 भी आता है, तो ये कंसंट्रेशन नाम देते हैं, लीथल कंसंट्रेशन हो जाता है। LT भी नाम आता है, जैसे टाइम बोल देते हैं, लीथल टाइम, कितने टाइम में मार देगा, तो लीथल टाइम बोल देते हैं, एक्सप्रेस्ड इन आवर्स एंड मिनट्स, है ना। तो ये बातें इस तरह से कुछ टर्म्स हैं, इन दिमाग में होनी चाहिए। एक नॉकडाउन डोज भी होती है, इंसेक्टिसाइड को नॉकडाउन, मेरे को लगता है वो एक तरह से उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को किल करने वाले से, उस सिस्टम से अलग हो गए। इस तरह की टर्म यूज कर सकते हैं, नॉकडाउन। थोड़ा सा कंप्लीट नॉलेज तो मुझे भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन नॉकडाउन डोज भी इस तरह की टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। नॉकडाउन टाइम, है ना। तो ये नॉकडाउन डोज, नॉकडाउन टाइम आर यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग सिंथेटिक पायरेनॉइड्स, है ना, पैराथ्रॉइड्स अगेंस्ट इंसेक्ट। सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स के लिए काम में लिया जाता है। क्या होते हैं अभी नाम आएगा आगे सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स का।
ईडी भी नाम आता है, इफेक्टिव डोज कह देते हैं, मीडियन इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोल देते हैं। ईडी एंड ईसी आर डिफाइंड एज द डोज और कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड टू अफेक्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन। वही बात है वापस। तो इस तरह से हमको मेन काम की बात एलडी याद रखनी थी, और इधर उधर की लाइन टर्म्स होती हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड इन द बॉडी। अब तक ही काफी हैवी हो चुका होगा ये, क्योंकि अगर आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, कभी जाना नहीं है, तो यही इन्फॉर्मेशन काफी हैवी हो गई होगी। लेकिन जाना है, समझा है, तो अब कुछ बातें और समझ लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, जो कि है अब इतना हार्ड नहीं है मामला, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब तक का पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल था। अब इस तरह से है कि स्टमक पॉइजन होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं, फ्यूमिगेंट्स होते हैं और सिस्टमिक पॉइजन होते हैं। तो स्टमक पॉइजन नाम से समझ आता है कि अगर कोई इंसेक्ट ने या किसी पेस्ट ने उसे खाया तो उसके स्टमक में ये इन्फेक्शन करेंगे और उसकी डेथ का कारण बनेंगे। कॉन्टैक्ट यानी उसके हाथ पांव या किसी भी कॉन्टैक्ट पे अगर ये पेस्टिसाइड जाएगा तो उस कॉन्टैक्ट मात्र से ही उसकी मौत हो जाएगी। फ्यूमिगेंट्स यानी धुएं की वजह से उसके ट्रैकियल सिस्टम से होते जाएंगे, यानी हम कहेंगे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाएंगे, तो वो फ्यूमिगेंट्स हैं। और सिस्टमिक पॉइजन का मतलब ये हुआ जो पौधे के सिस्टम में घुसा रखा है हमने। पौधा है, अगर पौधे के सिस्टम में अगर कोई हमने पेस्टिसाइड फिक्स कर रखा है और कोई अगर ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता है तो उस ऑर्गेनिज्म की मौत होगी, तो इसे हम कहेंगे सिस्टेमिक पॉइजन। ये चारों टाइप हमें याद रखने हैं बेस्ड ऑन एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड इन द बॉडी। बॉडी में किस तरह से घुस रहा है इंसेक्टिसाइड उसके हिसाब से। तो नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। स्टमक पॉइजन में आता है मेलाथियोन, कॉन्टैक्ट पॉइजन में नाम आता है फेनवरलेट, फ्यूमिगेंट्स में अभी मैंने आपको याद कराया था एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये जो कि मुझे याद हो गया है नेचुरली, क्योंकि एल्यूमिनियम नाम तो सॉइल साइंस वालों के लिए कॉमन है एल्यूमिनियम। और चलो छोड़ो, है ना। नेक्स्ट हम देखें सिस्टमिक पॉइजन जो है वो है डाइमेथोइड। डाइमेथोइड को भी हमें सिस्टमिक पॉइजन के रूप में याद रखना है। तो इस तरह के कुछ नाम और स्पेसिफिकली उनके एग्जाम्पल फिक्स रूप में दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किस तरह से इसको काम में लिया जा रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि फिजिकल पॉइजन यानी टॉक्सिकेंट विच ब्रिंग अबाउट किल और ऑफ वन इंसेक्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग अ फिजिकल इफेक्ट, यानी उसकी बॉडी पे फिजिकली कुछ इफेक्ट डालेंगे, तो उसमें नाम आता है फिजिकल पॉइजन का। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है एक्टिवेटेड क्ले का। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन में नाम याद रखना है आर्सेनिकल्स का। आर्सेनिकल्स को इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, टॉक्सिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिकली जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। रेस्पिरेटरी पॉइजन में किसका नाम आ रहा है, केमिकल विच इनएक्टिवेट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें नाम आता है हाइड्रोजन साइनाइड का। हाइड्रोजन साइनाइड HCN जिसे हम कहते हैं वो याद रखना है। नर्व पॉइजन नर्व सिस्टम पे वर्क करेगा तो उसे हम मेलाथियोन याद रखेंगे। ग्रोथ रेगुलेशन के रूप में हम बात करें तो वो आता है काइटिन इनहिबिशन, है ना। तो केमिकल इनहिबिटिंग द काइटिन सिंथेसिस, काइटिन का बॉडी वॉल जो उसके अंदर हिस्सा होता है काइटिन, तो आपको पता होगा इंसेक्ट बॉडी वॉल का हिस्सा होता है काइटिन का, तो काइटिन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा, तो उसमें नाम आता है डाइफ्लूबेंजुरॉन, जिवेनाइन हार्मोन मिमिक्स, हम देख सकते हैं मैथोप्रीन, है ना। तो इस तरह से मैथोप्रीन और ये भी जो भी नाम आपको मैंने हाईलाइट करके दिए हैं इसको आप जरूर याद रखें, ये है मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड। कुछ वेरियस जनरेशन दी हैं, ये एग्जाम में आ सकती है इस साल। फर्स्ट जनरेशन का इंसेक्टिसाइड में दो नाम आते हैं BHC और DDT। BHC और DDT दोनों ही बैन हो चुके हैं इंडिया में। और नेक्स्ट है सेकंड जो जनरेशन के हैं उनके अंदर नाम आता है, अच्छा ईयर भी याद रखना, 1939 से 42 तक के लोग जो हैं, मतलब जो पेस्टिसाइड हैं वो फर्स्ट जनरेशन के हैं, 44 से 47 के हैं वो सेकंड जनरेशन के हैं, 1967 वाले हैं थर्ड जनरेशन के बोले जाते हैं, और फोर्थ जनरेशन के 1970s के बोले जाते हैं। इन चारों जनरेशन पहले ईयर याद रख लेना और इनके एग्जाम्पल्स भी दिमाग में याद रखते चलना कि सेकेंड जनरेशन के हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। थर्ड जनरेशन में हार्मोन आ गए हैं, हार्मोनल एंसीसाइड, जैसे कि जुवेनाइन हार्मोन GH जिसे हम JH कह रहे हैं, है ना, जुवेनाइन हार्मोन मिमिक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। और फोर्थ जो हम कह रहे हैं जनरेशन का है वो सिंथेटिक पायरेथिनॉइड्स हैं। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके सामने जरूर आ सकते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो छोड़ो, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अब जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर कैसा है पेस्टिसाइड का, इसके भी आपको दो तरह के पेस्टिसाइड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो समझते हैं आप, जिसमें कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन है। तो पेस्टिसाइड जिसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, जिसके अंदर चार एग्जाम्पल आते हैं, पेट्रोलियम ऑयल, एनिमल ओरिजिन के, प्लांट ओरिजिन के और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या चार पार्ट में डिवाइड किया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को, पेट्रोलियम ऑयल्स,
और एनिमल ओरिजिन के, प्लांट ओरिजिन के, और साथ में हम कह रहे हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर वो 6 तरह के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। जैसे पहला है ऑर्गेनोक्लोरीन, दूसरा है साइक्लोडाइईन कंपाउंड, तीसरा है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, चौथा है कार्बामेट, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, और साथ में मिससेलेनियस ग्रुप। इन सभी ग्रुप्स के हमें अलग अलग स्पेसिफिक नाम याद रखने हैं। प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन के भी क्या एग्जांपल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वाला कंप्लीट चार्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स तो वही हैं भाई जिसमें फ्लोरीन, सल्फर, ये सभी लोग जा रहे हैं, है ना, जिंक फॉस्फाइड, और ये सभी लोग क्या हैं, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में बात करें जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें नाम आता है पेट्रोलियम, कोल टार, केरोसिन, इस तरह की जो हमने जानी थी बातें। एनिमल ओरिजिन के अंदर जरूर याद रखेंगे नेरेस्टॉक्सिन, जो कि मिलता है मेराइन एनालिट से। नेरेस्टॉक्सिन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने हाईलाइट किया है तो फॉर अ रीजन, तो अच्छे से याद रखना। नेरेस्टॉक्सिन एनालिट से निकलता है, कमर्शियली अवेलेबल है ये कारताप और पैडन, या कह सकते हैं पैदन, जिसको भी जैसे भी बात पढ़ना चाहें याद रखें इसे बस। प्लांट ओरिजिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है निकोटिन फ्रॉम द टोबैको प्लांट, पायरेथ्रम निकलता है, इसको हम देख सकते हैं क्राइसेंथेमम फ्लावर से, रोटेनॉइड है जो कि रूट्स कहाँ से मिल रहा है, डेरिस एंड लॉन्चो कार्पस। ठीक है, तो इस नामों को जरूर याद रखना। प्लांट ओरिजिन का कौन सा पेस्टिसाइड किस पौधे से निकल रहा है ये याद रखना। नीम से रिलेटेड है ही एजाडिरेक्टिन, और पोंगोमिया ग्लैब्रा, गार्लिक, इन सभी से भी अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड निकाले जाते हैं, तो इसे आप जरूर अच्छे से याद रखें। सिंथेटिक ऑर्गेनिज सिंथेटिक का मतलब समझते हैं जो मैनमेड है। मैनमेड के अंदर कई नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम कह सकते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स, है ना। क्लोरीन भी है, ऑर्गेनो यानी कार्बन से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, तो उसमें बहुत फेमस नाम आते हैं डीडीटी, एससीएच, एंडोसल्फान, लिंदेन, डाइकोफोल, है ना। तो ये सब इसमें से स्पेसिफिकली देखो यहाँ लिख भी दिया, डीडीटी और एचसीएच जो है वो तो बैन हो चुके हैं, डीडीटी और एचसीएच बैन हो चुके हैं। बीसीसी भी जिसे वो भी बैन हो चुका है। खैर नेक्स्ट है साइक्लोडाइन्स के अंदर आता है नाम, जिसमें क्लोरोडेन और हेप्टाक्लोर आते हैं, ये भी दोनों क्लोरोडेन और हेप्टाक्लोर भी बैन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं वो है वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑर्गेनोक्लोरीन इज डीडीटी, जिसकी खोज पॉल मिलर ने की थी। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जो अपनी लिस्ट में नाम आया था, आई थिंक आपके दिमाग में मैप तो बना हुआ ही है। सिंथेटिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ऑर्गेनोक्लोरीन को पढ़ लिया है, अभी हम ये भी बात कर ली, साइक्लोडाइन की बारे में बात हो गई, अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में नाम आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है एस्टर है किसका, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या स्पेसिफिकली बोले फॉस्फोनिक, फॉस्फोरिक, थायोफॉस्फोरिक, थायोफॉस्फोरिक, और साथ में डाई थायोफॉस्फोरिक एसिड, तो इन सभी के डेरिवेटिव्स हैं, ये एस्टर हैं उनके। एस्टर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, तो उन सभी के अंदर नाम एग्जांपल याद रखने हैं, मेलाथियोन, डाइमेथाओएट, पैंथियोन, क्विनोलफॉस, डाइक्लोरोफॉस, मोनोक्लोरोफॉस, क्लोरीपाइरोफॉस, फॉस्फेमिडेन, मेथाइल पैराथियोन और एसिफेट। तो ये सभी नाम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ग्रुप में याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स के अंदर नाम आता है जो कि कार्बामिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें आता है कार्बामाइल, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोसल्फोन और एल्डिकार। सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स भी याद रखने हैं, जो कि कंपाउंड्स हैं शोइंग स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द पायरेथ्रिन्स। पहले पेट्रोलियम से जो पायरेथ्रिन्स मिलते हैं उन जैसा ही सिंथेटिक फॉर्म है, उसमें नाम आता है एलिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, और साथ में फिनाइलवेरेट, है ना, फेनलवरेट। तो इस तरह से हमने कुछ जान लिया एक और क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उसमें लास्ट पोर्शन रहता है मिससेलेनियस। मिससेलेनियस में नाम आता है नियोनिकेटिनॉइड्स, जो कि रिलेटेड है, इसका एग्जांपल जो कि है इमिडाक्लोरपिड। ये भी लिस्ट आपके सामने मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, तो इसे याद रखना। इमिडाक्लोरपिड जो रिलेटेड है नियोनिकोटिनॉइड से। स्पाइनोसिन्स जो रिलेटेड है स्पाइनोसाइड से। एवरमेक्टिन जो रिलेटेड है एवरमेक्टिन और वर्टीमैक, इसके एग्जांपल याद रखने हैं, बैक्टीरिया से डिराइव्ड है। ये भी याद रखना कौन किससे डिराइव हुआ है, कि भाई स्पाइनोसिन्स जो है वो एक्टिनोमाइसिटी से डिराइव है, निकोटिनॉइड ये निकोटीन के वो डेरिवेटिव्स हैं। फिमिगेंट्स में नाम भी याद करा ही दिया था मैंने, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड और ईडीसीटी, है ना। तो इस तरह से आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डालने की कोशिश करी वो है परसिस्टेंस से रिलेटेड।
देखिए परसिस्टेंस से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि वहाँ एक लिस्ट रिप्रेजेंट करेंगे हम जिसमें पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड रिप्रेजेंट किए गए हैं जो लेस परसिस्टेंट है। परसिस्टेंस का मतलब जो लंबे समय तक सॉइल में वैसे के वैसे रह जाते हैं, इसमें हाफ लाइफ पीरियड का काम होता है। जो जिनकी हाफ लाइफ पीरियड 30 दिन से भी कम है उनको नॉन परसिस्टेंट कह दिया जाता है, जिनकी 30 से 100 के बीच में है उसे मीडियम परसिस्टेंट कह देते हैं, और जिनकी 100 से ज्यादा है परसिस्टेंट, 100 दिन से भी ज्यादा तक सॉइल में पड़े रहते हैं, उनको हाईली परसिस्टेंट कह देते हैं। तो इस तरह से परसिस्टेंसी के हिसाब से भी पेस्टिसाइड को डिवाइड किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बातें बताई हैं जो कि आपको याद रखनी है। ओनली 1% पेस्टिसाइड ही अप्लाई होता है, सारा 99% कंटेमिनेट ही करता है सॉइल को, इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती अपनाइए। ऑर्गेनिक खेती वो बात अलग है कि इकोनॉमिक नहीं बढ़ती, इतनी पैदावार नहीं हो पाती, चलो वो सब अदर बातें। नेक्स्ट बात बताई है लीगल एमआरएल, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स। 20% मार्केट सैंपल्स ऑफ फूड कंटामिनेटेड वेयर हैविंग रेजिड्यूल अबव लीथल एमआरएल। एमआरएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट्स। 30 जैसे कि किसकी याद रखनी है, 37% ऑफ मिल्क सैंपल्स कंटामिनेटेड विद डीडीटी अबव एमआरएल 0.05 मिलीग्राम पर केजी। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ बातें बताई है। ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ डीडीटी एचसीएच आर अबव एडीआई एक्सेप्टेबल डेली इनटेक इन इंडिया। वेटिंग पीरियड क्या होता है, दिस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड which in the minimum period allowed between the time of application of pesticide and harvest of commodities। तो उसके बीच के टाइम को वेटिंग पीरियड कह देते हैं, कि कब आपने पेस्टिसाइड अप्लाई किया है, कब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, उसके बीच का एक मिनिमम टाइम जिसे वेटिंग पीरियड कह दिया जाता है। नेक्स्ट लेबल्स एंड लीफलेट्स। लेबल एंड लीफलेट्स में काम की बात इतनी सी याद रखनी है कि इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था 1968 में। अब इस लेबल पे क्या इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके बताई है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की बात बस वो सिंबल्स और कलर्स ही थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा दिया, अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल, यानी 2023 के अंदर आया था एक क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट दिए और पूछा हमसे कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला था कि ब्रोमा डायलॉन इज यूज्ड एज रोडेंटिसाइड। दूसरा स्टेटमेंट था एट्राजीन इज अ हर्बिसाइड। तीसरा था कार्बामेट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड वाज रिलेटेड टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस इंसिडेंट जिसे हम कह रहे हैं ना। और रोटेनॉन अ नेचुरल कंपाउंड इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो ये हमसे कहा था कि इन चारों में से हमें जज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन दिया गया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड में बताया चारों गलत हैं। तीसरा स्टेटमेंट में बताया कि पहला सही है भाई, दूसरा गलत है। चौथा ऑप्शन बनाया इन्होंने, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो इसकी जब जांच पड़ताल करते हैं, अलग अलग बुक्स में इन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, समझते हैं इनको, तो उस हिसाब से फोर्थ जो ऑप्शन है ये गलत था। वो बात अलग है कि जो आंसर की के अंदर आंसर आया वो फोर्थ ही था, यानी जो आप देखेंगे आईसीआर के ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें आंसर आया था कि थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स बता दिया और फोर्थ स्टेटमेंट को ट्रू बताया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब आप इसको, आप भी अपनी रिसर्च करिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, आप जब जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रोटेनॉन इज अ नेचुरल कंपाउंड। हो सकता है नेचुरल कंपाउंड नहीं है, लेकिन रोटेनॉन को काम में तो लेते हैं हम इंसेक्टिसाइड के रूप में, लेकिन हर्बिसाइड के रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, यानी फोर्थ स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। यानी कार्बामेट को हम देखते हैं भोपाल कास्दी के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था, तो कहते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत। ये वाला ऑप्शन गलत आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, आगे पीछे होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन ही गलत कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी ने या तो आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई तो उनकी सुनी नहीं गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये फॉर श्योर हम कह सकते हैं, आप भी थोड़ा अपने हिसाब से सर पर हो सके तो उसकी जांच करिएगा इस क्वेश्चन की। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन जो दिया गया वो भी गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत था। ओके, और भी क्वेश्चन आए थे कि पूछा था बताओ कौन कौन से पेस्टिसाइड बैन हो चुके हैं, बीएचसी, डीडीटी, एनएसीएन, हेप्टाक्लोर। अभी अगर आपने देखे हो पिछले अब तक के जो नोट्स थे उसमें आपने देखा बीएचसी, डीडीटी, हेप्टाक्लोर, इन तीन के तो नाम आ चुके हैं कि ये बैन हो चुके हैं। अब दिमाग में आता है कि एनएसीएन और क्या कार्बेंडाजिम भी बैन हो चुके हैं। तो कार्बेंडाजिम आपने तो बहुत सुना होगा नाम, तो ये तो बैन नहीं हुआ था, लेकिन ये चारों ही क्या है, बैन हो चुके हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, फोर्थ, यानी ए टू डी बैन हो चुके हैं। इसका आंसर मैंने शायद हाईलाइट नहीं किया, तो अभी कर देते हैं।
ये याद रखिएगा कि ए टू डी आर बैंड, चारों बैन हो चुके हैं, लेकिन ई यानी कार्बेंडाजिम जो है बैन नहीं हुआ है। अब अगर हमें कैसे पता चले कौन सा बैन हो गया है कौन सा नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी एक लिस्ट मैंने किसी जगह से आपके सामने रिप्रेजेंट की है। आप सारे सारों को याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, इन सारों को याद कर लीजिएगा। ये सारे लोग बैन हो चुके हैं, लोग इन द सेंस ये सारे पेस्टिसाइड। इस तरह से और डिटेल में बताया जाता है कि BHC देखो यहाँ स्पेसिफिकली दिख जाएंगे। BHC जो है देखो, द यूज ऑफ BHC ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल सीड क्रॉप्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन इज बैंड। तो ये BHC बैन हो चुका है। नेक्स्ट DDT की बात करें, यूज ऑफ DDT ऑफ एग्रीकल्चर इज बैंड। एग्रीकल्चर के अंदर DDT का इस्तेमाल बैन हो चुका है, तो DDT भी बैन। नेक्स्ट हम देखें, ये लिस्ट प्रोवाइड कराने का रीजन ये है ताकि आपको सोर्स मिले कि हम कहाँ से याद कर सकते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हो। मेथाइल ब्रोमाइड, चलो नाम आया नहीं। सोडियम साइनाइड NaCN जो था उसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं हम। देखो, द यूज ऑफ साइनामाइड शैल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ कॉटन बेल्स बाय द प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्सपर्ट ऑफ सुपरविजन। तो यानी एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही काम में ले सकते हैं, तो मतलब रेगुलर आदमी काम में नहीं ले सकता, तो ये भी एक तरह से बैन ही बताया जाता है। तो सोडियम साइनामाइड भी बैन के रूप में नाम आया है। ओके तो इस सारे लिस्ट को अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िएगा। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको सोर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हम देखें तो वो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसेक्टिसाइड सिनर्जिस्ट। कौन इंसेक्टिसाइड सिनर्जिस्ट नहीं है? डाई डिलापाइवलोल, सिसेमोल, निम्बिनॉल या पीबीओ। अब देखिए इसको अब आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो ऑफिशियली आंसर तो उसका निम्बिनॉल है, लेकिन इसमें भी संदेह है। इसका मुझे सोर्स नहीं मिल पाया किसी बुक के अंदर, लेकिन मैंने इसको गूगल वगैरह पे सर्च किया तो इसमें बताया जाता है कि निम्बिनॉल तो इंसेक्टिसाइड सिनर्जिस्ट है, ऐसा लिखा होता है। तो फिर ये भी क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट में ही है, इसका आंसर भी स्पेसिफिकली हम सही नहीं मान सकते इसको। Which of the following group of compound is produced by the Streptomyces hygroscospicus? तो इसमें भी याद रखने वाला ये है ये क्वेश्चन भी कि मेल्बेमाइसिन। कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके सामने, ये 20 क्वेश्चंस में कह रहा हूँ, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन इनमें हमें तुक्केबाजी करनी होती है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किए। टर्माइट अटैक के लिए एल्ड्रिन का काम इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। बॉडेक्स मिक्सचर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनऑर्गेनिक फंगिसाइड्स है, पहला इनऑर्गेनिक फंगिसाइड ऐसे याद रखना है। डीडीटी ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड याद रखना। फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? डीडीटी को कहते हैं। वैसे अगर उसके अकॉर्डिंग चले, हम सिंथेटिक वर्ड भी यूज किया था, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो वहाँ डाइनाइट्रो कंपाउंड था ना, जो मैंने आपसे सोचूंगा थोड़ा और विचार करूंगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स, क्या होते हैं? ये फंगिसाइड्स होते हैं, याद ही रखना है हमें। विच इज नॉट अ हर्बिसाइड, कौन हर्बिसाइड नहीं है? सोडियम क्लोरेट है, आर्सेनेट है, ट्राइजीन है, पॉलीफॉस्फेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल तक आ चुके हैं पेस्टिसाइड से रिलेटेड, जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली है उसको आप याद करने की कोशिश जरूर करें। बायोपेस्टिसाइड क्या है, मैं चाहूंगा इस टॉपिक को आप अपने आप ही पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। बायोपेस्टिसाइड नाम से समझ आता है कि जो बायो यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले गए के अंदर आता है बेसिलस thuringiensis, बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम। ट्राइकोडर्मा हो गया, NPV यानी न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रेसिस वायरसेस हो गए, और नेचुरल एनिमीज हो गए। तो कई तरह के होते हैं यानी 5 तरह के स्पेसिफिकली कह सकते हैं बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड जिन्हें कह सकते हैं जो माइक्रोब से बने हैं। प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स यानी PIPs हो सकते हैं, PIPS, और कह सकते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स, और साथ में बायोटिक एजेंट्स जिसको हम कह सकते हैं पैरासिटॉइड्स और प्रेडिटर्स। तो इनकी इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा अपने आप जरूर पढ़ें, याद करने की कोशिश करें कि रेडियो वैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम रेडियो वैक्टर जो है वो कहाँ काम आता है? तो जिसको हम कह सकते हैं क्राउन गॉल डिजीज जो है उसके अंदर उसको रोकने में एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेशियंस के खिलाफ काम में ले सकते हैं, है ना। इसके एग्रोसीन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, ये एंटीबायोटिक के रूप में, या शायद एग्जाम में भी आया है पिछले बार, उसे याद रखेंगे। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का भी इस्तेमाल याद रखना है, पाइथियम, राइजोक्टोनिया सोलोनी और इन सब के लिए खिलाफ काम कर लेते हैं, इसको कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑफ के लिए। ट्राइकोडर्मा और इन सभी को आप रीड आउट करिएगा। मैक्यूलोवायरसेस के इस्तेमाल याद करिएगा। बोटानिकल पेस्टिसाइड्स को पढ़ लीजिएगा। बोटानिकल पेस्टिसाइड जो प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे एजाडिरेक्टिन जो हमने जाना था नीम में से मिल रहा था, है ना। तो इन्हीं के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डेप्थ में दी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ पाएँ तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीज़ें। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड भी वही सब्सटेंस जो कि सेक्स फेरोमोन्स वगैरह जो होते हैं, फेरोमोन ट्रैप, लूर, इस तरह से जो होते हैं उनको काम में लेते हैं। बोटानिकल्स जो आप समझते हैं
सॉरी बायोटिक एजेंट जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, कोई एनिमल किसको खा रहा है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं ना। लेडी बर्ड बीटल आपको पता होगा कई सारे स्मॉल एनिमल्स को किल कर सकती है। पैरासिटॉइड्स में बहुत फेमस नाम आता है ट्राइकोग्रामा का। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जी, अगर आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से फाइनली आपको मैं एक समराइज़्ड फॉर्म में यही कहूँगा कि लास्ट का ये जो वीडियोज़ हम कवर कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो से जो पहले के 45 वीडियोज़ जो हैं, अगर आपकी कमांड उसके ऊपर है तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर नहीं है तो उसको ज़्यादा मजबूत कीजिए। लास्ट के 20 क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग कम खपाइए। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि रैंक तो यही लास्ट के 20 क्वेश्चन ही बनाते हैं। अदर नॉलेज कितना है ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। लेकिन अगर सॉइल साइंस का नॉलेज नहीं हुआ है तो वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सारा सिलेबस अच्छे से ज़रूर कवर कर लें, उसके बाद इनके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह वाले के टॉपिक अपनी तरफ से मैंने भी बेस्ट देने की कोशिश की है। आप भी इसको याद करने की कोशिश करिएगा, आप बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में ये चीज़ें। नहीं तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि उन यहाँ तक के 45 वीडियोज़ जो हैं उनको ज़रूर अच्छे से मजबूत कर लें, वो आपको बहुत काम आएँगे। निम्न सुंडा फिर से याद दिलाऊंगा, उसको जरूर पढ़ें। स्टार्टिंग में जो भी जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है, सीधा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, तो आप इस साल भी आपको मिल सकते हैं, तो प्लीज उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।